टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। कक्षा 10 के वीडियो आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपको जहां तक मुझे जानकारी है काफी अच्छा लग रहा है आपको मेरा वीडियो, और आपके कमेंट के माध्यम से ही मुझे पता चल रहा है ये चीजें। आपको इस चीज की भी जानकारी है कि अर्थशास्त्र के सारे चैप्टर्स और सिविक्स, जिसे आप पॉलिटिकल साइंस या लोकतांत्रिक राजनीति के रूप में भी जानते हैं, जिस बुक को, कहने का मतलब दोनों बुक, पॉलिटिकल साइंस और अर्थशास्त्र, इनके जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के चैप्टर्स के वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल मैंने करा दिए थे, और उनके चैप्टर वाइज ही मैंने सारा कंटेंट समझाया हुआ था। आज एक नई तरीके से मैं आपको कुछ लेके आया हूं आपके लिए। बच्चों ने काफी डिमांड की थी, कक्षा 10 के बच्चों ने, कि सर हमारे बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, कृपया हमारे लिए कुछ प्रश्नोत्तरी वाले कार्यक्रम आप बनाओ। तो उसी को देखते हुए आज मैं चैप्टर 1 विकास कक्षा 10 एनसीईआरटी अर्थशास्त्र के 83 एमसीक्यू लाया हूं। कितने? एक ही चैप्टर से 83 एमसीक्यू आपको कहीं पर भी, पूरे यूट्यूब पे, पूरे आपको गूगल पे, या आप अपने टीचर के माध्यम से भी इतने एमसीक्यू कभी नहीं सुन पाए होंगे कि एक ही चैप्टर में 83 एमसीक्यू भी हो सकते हैं। तो इतना बड़ा टॉपिक लाया हूं, आप इस वीडियो को देखें, फिर दोबारा जब इस वीडियो को देखें तो अपने पास एक पेपर ले ले, पेन ले ले, और जैसे जैसे मैं एमसीक्यू का क्वेश्चन रखता हूं आप भी अपना एबीसीडी का आंसर लगाते जाए। फिर मैं क्वेश्चन के बाद आंसर भी बोलूंगा, तो अगर आपका आंसर सही हो तो उस पर टिक लगा लेना, और गलत हो तो उसको क्रॉस कर लेना। तो उससे क्या है, जब अल्टीमेटली 83 के क्वेश्चंस के आप आंसर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितने आंसर्स वीडियो देखने के बाद सही दिए हैं। तो आपका खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन भी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं सारे कंटेंट को। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र बुक का 83 एमसीक्यू लेकर आया हूं मैं, और चैप्टर का नाम है विकास। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाया हूं मैं आपके सामने, तो आइए देखते हैं इसे। प्रश्न 1, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य हैं। तो कौन कौन से देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता, दूसरा ऑप्शन है बेहतर मजदूरी, सी नियमित रोजगार, और डी उपयुक्त सभी। आप सोचे इसका आंसर क्या होगा। अब मैं आपको आंसर बता देता हूं। इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। आर्थिक विकास में स्वतंत्रता भी शामिल की जाती है, बेहतर मजदूरी भी शामिल की जाती है, और नियमित रोजगार भी शामिल किया जाता है। ये हमारा पहला प्रश्न हुआ। अब दूसरे पे चलते हैं। विकास का लक्षण है ए ऑप्शन आय में वृद्धि करना, बी बेहतर मजदूरी, सी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना, डी उपयुक्त सभी। तो सोचे आप, विकास का कौन सा लक्षण है इनमें। आपने सही सोचा है, उपयुक्त सभी सही है। क्यों? क्योंकि विकास में आय में वृद्धि करना भी विकास है, बेहतर मजदूरी प्राप्त करना भी विकास होता है, और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना भी विकास होता है। ये तीनों ही लक्षण है, तो इसका उत्तर उपयुक्त सभी है। प्रश्न 3, निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य कौन सा है। सबसे ज्यादा गरीबी या निर्धनता वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन है ए बिहार व मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार व उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार व उड़ीसा, और चौथा ऑप्शन है बिहार व झारखंड। आप जल्दी से अपना उत्तर लिख लीजिए अपनी नोटबुक पे, कौन सा उत्तर है। अब मैं बता देता हूं उत्तर कौन सा है। बिहार और उड़ीसा करेक्ट आंसर है। सबसे ज्यादा गरीबी या निर्धनता बिहार और उड़ीसा में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 4, सार्वजनिक सुविधाओं का उदाहरण बताइए, कौन सा है। नंबर ए सरकार द्वारा चिकित्सालय खोलना, नंबर बी सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र खोलना, सी सरकार द्वारा स्कूल खोलना, और डी उपयुक्त सभी। आप सोचिए सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती है। मैं आपको बता दूं, सार्वजनिक सुविधाएं वे सुविधाएं होती है जिन्हें सरकार के द्वारा जनता के कल्याण के लिए प्रदान किया जाता है। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी, क्योंकि चिकित्सालय खोलना भी सार्वजनिक कल्याण में आता है,
आंगनवाड़ी केंद्र खोलना भी सार्वजनिक सुविधाओं का उदाहरण है और स्कूल खोलना भी सार्वजनिक सुविधाओं का उदाहरण है। प्रश्न 5, मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है? तो क्यों अनिवार्य है? देखिए ऑप्शन ए सामाजिक विकास के लिए अनिवार्य है, बी राजनीतिक विकास के लिए अनिवार्य है, सी शैक्षिक विकास के लिए अनिवार्य है और डी उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर सोचिए जल्दी से, क्या होगा इसका उत्तर? उम्मीद है सोच लिया होगा आपने, मैं उत्तर बता देता हूं, डी उपयुक्त सभी। तो मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों जरूरी है? सामाजिक विकास के लिए और राजनीतिक विकास और शैक्षिक विकास, इन तीनों के लिए ही हमें पढ़ना लिखना आवश्यक होता है हमारे लिए। अब प्रश्न 6, मानव विकास का अर्थ क्या होता है? देखिए ऑप्शन ए मानव की सोच में वृद्धि करना, ऑप्शन बी मानव में गुणात्मक सुधार नहीं करना, ऑप्शन सी मानव में गुणात्मक सुधार करना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होगा इनमें से मानव विकास का अर्थ? जल्दी सोचिए आप। मैं उत्तर बता देता हूं, मानव में गुणात्मक सुधार करना ही मानव विकास का लक्ष्य है। गुणात्मक सुधार मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, उसमें सुधार करना, उसे हम गुणात्मक सुधार के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो ये ऑप्शन सी सही है। फिर है प्रश्न 7, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी उद्योग क्षेत्र, ऑप्शन डी व्यापार क्षेत्र। सोचिए जल्दी से, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा योगदान कौन से क्षेत्र का है बताइए? उत्तर है सेवा क्षेत्र। ध्यान दें, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत सेवा क्षेत्र है। हो सकता है भविष्य में कुछ वर्षों के बाद ये चेंज हो जाए, इसलिए आप जब भी इस प्रश्न को देखें उस दिन का टॉपिक और उस दिन का कंटेंट जरूर देख लें। ठीक है, आज के लिए उत्तर है सेवा क्षेत्र। प्रश्न 8, सामान्यतया किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? कैसे निर्धारित किया जाता है किसी देश का विकास? ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, ऑप्शन बी औसत साक्षरता स्तर के आधार पर, ऑप्शन सी लोगों के स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आप बताइए कौन सा उत्तर है इनमें से? आप पढ़ाई करते हैं, कौन सा उत्तर है इनमें से? उत्तर है उपयुक्त सभी। तो देश के विकास का अगर हमें आधार देखना है तो प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता और स्वास्थ्य स्थिति तीनों ही देखी जाती है। अब है प्रश्न नंबर 9, विकास को मापने हेतु आय के अतिरिक्त अन्य कौन सा मापदंड है? एक तो आय से हम विकास को मापते हैं, और कौन सा मापदंड है जिससे हम विकास को मापते हैं? ऑप्शन ए स्वास्थ्य, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति कैलोरी उपभोग, ऑप्शन सी साक्षरता दर और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताइए आय के अलावा हम कैसे मापते हैं विकास को? उत्तर है उपयुक्त सभी। स्वास्थ्य को भी हम शामिल करते हैं, कैलोरी का उपभोग यानी कि हमने कितना खाना खाया है उससे कैलोरी मिलती है, तो कैलोरी के उपभोग को भी हम शामिल करते हैं, और साक्षरता दर को भी हम विकास के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब है प्रश्न 10, किसी भी देश की औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है? औसत आय की गणना कैसे की जाती है बताइए? ऑप्शन ए देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर, ऑप्शन बी जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय 2 लाख रुपए है उनकी कुल आय को कुल जनसंख्या से गुणा करके, ऑप्शन सी गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर, ऑप्शन डी सरकार द्वारा प्राप्त कुल कर की राशि को कुल जनसंख्या से भाग देकर। आप सोचिए इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन है? देश की औसत आय कैसे ज्ञात की जाती है? सोच लिया? मैं उत्तर दे देता हूं। उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात देश की कुल आय को जब हम कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो हमें औसत आय प्राप्त होती है। अब हम चलते हैं प्रश्न 11 पर। नीचे दिए गए राज्यों में से शिशु मृत्यु दर सबसे कम किस राज्य में? किस राज्य में सबसे कम शिशु मृत्यु दर है बताइए? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल
और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सोचिए सबसे कम शिशु मृत्यु दर कौन से राज्य में है, जल्दी से सोचिए। उत्तर है केरल। केरल में सबसे कम शिशु मृत्यु दर है। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं, अर्थशास्त्र के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो समय के अनुसार बदल सकते हैं। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 2021 में, तो शिशु मृत्यु दर सबसे कम केरल में है। हो सकता है भविष्य में ये चेंज हो जाए राज्य, तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। अब है क्वेश्चन नंबर 12, वैश्विक स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? बताइए, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष और ऑप्शन डी विश्व व्यापार संगठन। चारों में से कौन करता है मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन? तो उत्तर है यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। अब प्रश्न नंबर 13 देखते हैं हम। विभिन्न देशों के संदर्भ में मानव विकास रिपोर्ट में उनका स्थान या रैंकिंग किस आधार पर तय किया जाता है? पहला लोगों का शैक्षणिक स्तर, दूसरा है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। अब ऑप्शन देखते हैं हम। केवल 1 अर्थात लोगों की शैक्षणिक स्तर के आधार पर ही तय किया जाता है। केवल 2 लोगों की स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर ही तय किया जाता है। ऑप्शन सी 1 और 3 यानी कि लोगों के शैक्षिक स्तर को और प्रति व्यक्ति आय को ही शामिल किया जाता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी अर्थात मानव विकास में क्या तीनों को शामिल किया जाता है? सोचिए आप क्या उत्तर होगा इसका। तो उत्तर है उपरोक्त सभी अर्थात मानव विकास रिपोर्ट जब तैयार की जाती है तो उसमें लोगों का शैक्षिक स्तर भी देखा जाता है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति भी देखी जाती है और प्रति व्यक्ति आय को भी देखा जाता है। इन 3 सूचकों के आधार पर मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की मानव विकास के लिहाज से स्थिति बेहतर है? तो देखिए कौन सा पड़ोसी देश है। नेपाल ऑप्शन ए, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी बांग्लादेश। सोचिए हमारे किस पड़ोसी देश की मानव विकास के लिहाज से स्थिति बेहतर है, बताइए इन चारों में से। तो इसका उत्तर है श्रीलंका। इन चारों देशों में से वर्तमान में श्रीलंका की सबसे अच्छी स्थिति है मानव विकास के हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? कहने का मतलब किसी देश के विकास का पता करना हो तो सबसे अच्छा मापदंड कौन सा है, बताइए। ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी सकल राष्ट्रीय उत्पाद और ऑप्शन डी बेरोजगारी की दर। सोचिए कि अगर आपको कंपेयर करना हो आर्थिक समृद्धि का तो सबसे अच्छा मापदंड कौन सा है आपके अनुसार? मैं आपको उत्तर बता देता हूं। उत्तर है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय ही सबसे अच्छा मापदंड है अगर देश की आर्थिक समृद्धि की हमें पता करना हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 16, विकास में भागीदारी कितने लोगों की होती है, बताइए। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन सी डी सभी। तो बताइए कितने लोगों की विकास में भागीदारी होती है? तो उत्तर है डी, विकास में सभी लोगों की भागीदारी होती है। कोई 1, 2 या 10, 20 या 1, 2 करोड़ की नहीं, जितने भी लोग होते हैं उन सभी की विकास में भागीदारी होती है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 17, विकास किसका होता है? ऑप्शन ए अमीर का, ऑप्शन बी गरीब का, ऑप्शन सी दोनों का, ऑप्शन डी किसी का नहीं। बताइए किसका होता है विकास? तो उत्तर है दोनों का। अमीर हो या गरीब, विकास की प्रक्रिया में दोनों का ही विकास होता है। प्रश्न 18, मेरे बगैर वो विकास नहीं कर पाएंगे, यह कथन किसका हो सकता है, बताइए आप।
ऑप्शन ए अमीर का, ऑप्शन बी गरीब का, ऑप्शन सी संपन्न का और ऑप्शन डी किसी का नहीं। सोचिए कि मेरे बगैर वो विकास नहीं कर पाएंगे, किसका है ये कथन? आपकी बुक में है ये। तो उत्तर है गरीब का। ये कथन गरीब का है। गरीब व्यक्ति कह रहा है कि अमीर कितना भी विकास कर ले, लेकिन वो मेरे बगैर विकास नहीं कर पाएंगे। जब तक मेरा विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास भी संभव नहीं है। प्रश्न 19, IMR की फुल फॉर्म बताइए। ऑप्शन ए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ऑप्शन बी इंडियन मोर्टेलिटी रेट, सी इंटरनेशनल मोर्टेलिटी रेट और डी कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन है इनमें से? तो उत्तर है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। IMR की फुल फॉर्म क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब प्रश्न 20 है, SED की फुल फॉर्म बताइए। ऑप्शन ए सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑप्शन बी सिंपल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑप्शन सी साउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ऑप्शन डी कोई नहीं। इसमें से चूज कीजिए कौन सा आंसर है। उत्तर है ऑप्शन ए। SED की फुल फॉर्म होती है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसे हम धारणीय विकास या सतत विकास के नाम से भी जानते हैं। अब है प्रश्न 21, प्रति व्यक्ति आय किसे छुपा देती है? प्रति व्यक्ति आय किसे छुपा देती है? ऑप्शन ए आर्थिक असमानता को छुपा देती है, औसत आय को छुपा देती है, या सी कुल जनसंख्या को छुपा देती है, या डी कोई नहीं। प्रति व्यक्ति आय का जब हम आकलन करते हैं तो उससे कौन सी चीज छुप जाती है बताइए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए आर्थिक असमानता। प्रति व्यक्ति आय से हमें आर्थिक असमानता का पता नहीं चलता है, इसलिए ये छुप जाती है। प्रश्न 22, क्या विकास के लक्ष्य सभी लोगों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं? ऑप्शन ए हमेशा, ऑप्शन बी कभी कभी, ऑप्शन सी कभी नहीं और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कभी कभी। विकास के लक्ष्य जरूरी नहीं है हमेशा भिन्न हो, कभी कभी वो भिन्न भी हो सकते हैं और कभी कभी वो समान भी हो सकते हैं। प्रश्न 23, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर का विकास लक्ष्य क्या हो सकता है? एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है जिसके पास भूमि नहीं है, ऐसा ग्रामीण मजदूर जिसके पास भूमि नहीं है, उसका क्या विकास लक्ष्य हो सकता है? ऑप्शन ए काम करने के अधिक दिन, ऑप्शन बी बेहतर मजदूरी, ऑप्शन सी स्थानीय स्कूल उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या है उसका लक्ष्य उस ग्रामीण मजदूर का? तो उत्तर है उपरोक्त सभी। उस ग्रामीण मजदूर को काम करने के ज्यादा दिन चाहिए ताकि उसे अच्छी बेहतर मजदूरी मिले, और वो चाहता है कि स्थानीय स्कूल उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे। तो ये चारों ही सही है। अब है प्रश्न 24, पंजाब के समृद्ध किसानों का विकास लक्ष्य क्या हो सकता है? पंजाब के किसान समृद्ध होते हैं क्योंकि पानी बिजली वहां बहुत अच्छी होती है, वहां सिंचाई की सुविधाएं अच्छी है, इसलिए पंजाब के किसानों को समृद्ध किसान माना जाता है। अब देखिए ऑप्शन ए उन्हें ज्यादा MSP मिले, ऑप्शन बी खेती के लिए सस्ते श्रमिक मिले, ऑप्शन सी उच्च पारिवारिक आय हो और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या लक्ष्य हो सकता है पंजाब के किसान का? तो उत्तर है उपरोक्त सभी। अर्थात पंजाब के किसान चाहते हैं कि हमारा ज्यादा से ज्यादा जो अनाज है वो MSP पर बिक जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन कीमत पर बिक जाए। वो ये भी चाहते हैं कि खेती के लिए हमें सस्ते काम करने वाली श्रमिक मिल जाए, क्योंकि वो समृद्ध है तो वो खुद खेती पे कम काम करते हैं और अपने श्रमिकों को ज्यादा लगाते हैं काम के लिए। ऐसे ही उच्च पारिवारिक आय को भी वो चाहते हैं कि हमारे अच्छी आय हो। तो ये इनके लक्ष्य हैं पंजाब के किसानों के। अब है प्रश्न 25, किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है उनका विकास लक्ष्य क्या हो सकता है? ऐसा किसान जो केवल वर्षा पर निर्भर है उसका क्या लक्ष्य हो सकता है विकास का? देखिए ऑप्शन ए सिंचाई के साधन प्राप्त हो, ऑप्शन बी अच्छी वर्षा हो, ऑप्शन सी उच्च पारिवारिक आय हो और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ऐसा किसान जिसके पास जो केवल वर्षा पर निर्भर है
वो उसका क्या है विकास लक्ष्य? वो चाहता है कि मुझे अच्छे सिंचाई के साधन प्राप्त हो जाए। ठीक है, वो ये भी चाहता है कि बारिश अच्छी हो, और वो ये भी चाहता है कि मेरी आय भी उच्च हो। तो ये उत्तर हुआ इसका डी, उपरोक्त सभी। अब हम चलते हैं प्रश्न 26। भूस्वामी परिवार की ग्रामीण महिला का विकास लक्ष्य क्या हो सकता है? एक भूस्वामी है, यानी कि भूमि का स्वामी परिवार है जिसके पास अपना खेत है, उसकी ग्रामीण महिला का क्या है विकास का लक्ष्य? देखते हैं। ऑप्शन ए, सिंचाई के साधन प्राप्त हो। ऑप्शन बी, खेती के लिए सस्ते श्रमिक मिले। ऑप्शन सी, उच्च पारिवारिक आय हो। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इस ग्रामीण महिला का लक्ष्य यह होगा उपरोक्त सभी। वो ये सभी चाहती है कि हमारे खेत के लिए हमें सिंचाई के अच्छे साधन प्राप्त हो जाए, सस्ते श्रमिक भी मिल जाए ताकि हमारे यहाँ काम कर लें वो लोग, और हमारी आय भी उच्च हो। तो उपरोक्त सभी उत्तर सही है। अब है प्रश्न 27। शहरी बेरोजगार युवक का विकास लक्ष्य क्या हो सकता है? बताइए। ऑप्शन ए, बेहतर रोजगार मिले। ऑप्शन बी, रोजगार आरामदायक हो। ऑप्शन सी, अपने घर के नजदीक हो। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो कोई शहर में जो बेरोजगार युवक है उसके लिए क्या है विकास? तो देखिए उत्तर है उपरोक्त सभी। वो चाहता है कि उसे नौकरी मिले अच्छी सी, और वो ये भी चाहता है कि आरामदायक नौकरी हो, ज्यादा काम नहीं करना पड़े, और वो ये भी चाहता है कि मेरे घर के नजदीक ही मिल जाए ताकि मुझे दूर नहीं जाना पड़े। ठीक। अब है हमारा प्रश्न 28। शहरी अमीर युवक का विकास लक्ष्य क्या हो सकता है? बताइए। कोई शहर में अमीर युवक है, व्यक्ति है, उसका विकास लक्ष्य क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, व्यवसाय अच्छा चले। ऑप्शन बी, आरामदायक घर हो। ऑप्शन सी, विदेश में पढ़ने जाने को मिले। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो शहर का जो अमीर लड़का है वो क्या चाहता है? वो चाहता है उपरोक्त सभी। वो ये चाहता है कि मेरा जो बिजनेस है वो भी अच्छा चले, मेरा घर भी लग्जरी हो, आरामदायक हो, बड़ा बंगला हो, और वो ये भी चाहता है कि विदेश में पढ़ाई को अवसर भी मिले मुझे और जाने को मिले मुझे। प्रश्न 29। नर्मदा घाटी के आदिवासी का विकास लक्ष्य क्या हो सकता है? नर्मदा घाटी जो परियोजना है नर्मदा नदी के वहां, उस आदिवासी का क्या है विकास का लक्ष्य? देखिए। ऑप्शन ए, नर्मदा नदी पर बनाए गए बांध से पर्यावरण की रक्षा की जाए। ऑप्शन बी, बांध से बेघर लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए। ऑप्शन सी, परिवार से एक सदस्य को नौकरी दी जाए। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर है उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि नर्मदा नदी पर जो बांध बनाया गया है उस बांध से क्या होता है? पर्यावरण की रक्षा चाहते हैं ये आदिवासी। क्या चाहते हैं? कि नर्मदा नदी पर जो बांध बनाया गया है उससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, उसकी रक्षा की जाए। ये भी चाहते हैं कि बांध बनाने से जो लोग बेघर हुए हैं उन्हें उचित मुआवजा भी दिया जाए, और साथ में उनको एक सदस्य को नौकरी भी दी जाए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। तो ये सभी उनके लक्ष्य हैं विकास के। प्रश्न 30। शहरी अमीर युवती का विकास लक्ष्य क्या हो सकता है? ये शहर की अमीर लड़की है, उसका क्या है विकास का लक्ष्य? देखिए। नंबर ए, उसे अपने भाई जैसी आजादी मिले। नंबर बी, वह अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हो। नंबर सी, वह विदेश में पढ़ाई कर सके। और नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्योंकि शहर की जो अमीर लड़की है वो क्या चाहती है कि जैसे मेरा भाई घूमता है आजादी के साथ, मुझे भी घूमने को मिले, मुझे भी मेरे फैसले के लिए कोई टोके नहीं, जैसे मेरे भाई को कोई नहीं टोकता, मैं भी स्वतंत्र रहूं, और मुझे भी विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाने दे पेरेंट्स। तो ये शहरी अमीर युवती का विकास लक्ष्य हो सकता है। अब है प्रश्न 31। क्या एक का विकास दूसरे व्यक्ति के लिए विनाशकारी हो सकता है? ऑप्शन ए, हमेशा। ऑप्शन बी, कभी कभी। ऑप्शन सी, कभी नहीं। और ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या एक का विकास दूसरे के लिए विनाशकारी हो सकता है? क्या हमेशा विनाशकारी होता है? नहीं होता है। सही उत्तर क्या है? कभी कभी। कभी कभी एक का विकास दूसरे के लिए विनाशकारी हो सकता है, लेकिन ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। ठीक।
अब है प्रश्न 32, वर्तमान परिवेश में हमारा जीवन किस पर निर्भर करता है? बताइए हमारा जीवन किस पर निर्भर करता है? नंबर ए द्रव्य पर, नंबर बी भौतिक वस्तु पर, नंबर सी अभौतिक वस्तु पर, और नंबर डी उपरोक्त सभी पर। द्रव्य का मतलब यहां पानी नहीं है, द्रव्य का मतलब होता है मुद्रा। ठीक है, तो बताइए हमारा जीवन किस पर निर्भर है? उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी कि हमारे लिए पैसा भी जरूरी है, मनी भी जरूरी है, भौतिक वस्तु मतलब हमें जो ये हमारे कंप्यूटर है, टेबल है, फ्रिज है, टीवी है, जितनी भी चीजें हैं वो भौतिक वस्तुएं हैं, वो भी जरूरी है। और अभौतिक वस्तुएं मतलब सेवाएं भी हमारे लिए जरूरी है, जैसे टीचर पढ़ाता है, वकील है, डॉक्टर की सेवाएं, ये भी हमारे लिए जरूरी है। तो ये हमारे तीनों जरूरी है हमारे लिए, तो इसलिए उपरोक्त सभी। प्रश्न 33, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बताइए। ए सरदार सरोवर बांध, बी टिहरी बांध, सी भाखड़ा नांगल बांध, और डी हीराकुंड बांध। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है टिहरी बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध माना जाता है। ठीक, अब प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? बताइए कौन सा बांध बनाया गया है? ए सरदार सरोवर बांध, बी टिहरी बांध, सी भाखड़ा नांगल बांध, और डी हीराकुंड बांध। तो नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? उत्तर है सरदार सरोवर बांध का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। प्रश्न 35, विकास का अर्थ भिन्न होता है, यानी कि विकास का अर्थ भिन्न होता है मतलब ऑप्शन ए अलग अलग लोगों के लिए भिन्न होता है, ऑप्शन बी समान लोगों के लिए भिन्न होता है, ऑप्शन सी एलियन लोगों के लिए भिन्न होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए किन लोगों के लिए विकास का लक्ष्य भिन्न भिन्न होता है? तो उत्तर है अलग अलग लोगों के लिए विकास का लक्ष्य भिन्न होता है। जो समान लोग होंगे उनका तो विकास का लक्ष्य भी समान होगा, इसलिए अलग अलग लोगों का ही विकास का लक्ष्य भिन्न भिन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 36, क्या विकास का लक्ष्य केवल आय प्राप्त करना होता है? ऑप्शन ए हमेशा, ऑप्शन बी कभी नहीं, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आप सोचिए, क्या विकास का मतलब आय प्राप्त करना है? तो उत्तर है कभी नहीं। केवल आय प्राप्त करना ही विकास नहीं है, विकास में आय के साथ साथ पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब भी शामिल किए जाते हैं, केवल आय को ही शामिल नहीं किया जाता। तो उत्तर बी करेक्ट। प्रश्न 37, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए औसत आय, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय, ऑप्शन सी घरेलू आय, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो प्रति व्यक्ति आय को जाना जाता है औसत आय के नाम से। औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। अब है प्रश्न 38, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र बताइए। ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग दो, राष्ट्रीय आय अपॉन कुल जनसंख्या, ऑप्शन बी कुल जनसंख्या बटा राष्ट्रीय आय, सी घरेलू आय बटा कुल जनसंख्या, और डी औसत आय बटा कुल जनसंख्या। तो प्रति व्यक्ति आय का सूत्र कौन सा है इनमें से? उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या ही प्रति व्यक्ति आय का सूत्र होता है। प्रश्न 39, विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऑप्शन ए यूएनडीपी, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी आईएमएफ, और ऑप्शन डी आरबीआई। सोचिए, विश्व विकास रिपोर्ट, जल्दबाजी मत करना इस क्वेश्चन में वरना गलत हो जाएगा। विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है इन चारों में से? यह अच्छा क्वेश्चन है, सोच लिया? अब मैं उत्तर देता हूं। उत्तर है विश्व बैंक। विश्व विकास रिपोर्ट को विश्व बैंक जारी करता है। जिन बच्चों ने यूएनडीपी दिया है आंसर, वो सोचें मैंने विश्व विकास रिपोर्ट पूछी है, मानव विकास रिपोर्ट नहीं पूछी है। ठीक है, अब है प्रश्न 40, विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार किस आय स्तर से अधिक या समान देश को समृद्ध देश माना जाएगा? बताइए।
जो ये रिपोर्ट आई थी विश्व विकास रिपोर्ट जो आपकी एनसीईआरटी में है 2017 की, उसमें किस आय स्तर से अधिक या समान देश को समृद्ध देश माना जाएगा? ऑप्शन ए $2056 प्रति वर्ष वाले को, ऑप्शन बी 1056 प्रति वर्ष डॉलर वाले को, ऑप्शन सी 22,056 प्रति वर्ष डॉलर वाले को, और ऑप्शन डी $12,056 प्रति वर्ष वाले को। तो किस देश को समृद्ध देश माना जाएगा बताइए, आप सोचिए जल्दी से, आपके एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन। उत्तर है डी, $12,056 जिसकी प्रति वर्ष आय होगी उस देश को समृद्ध देश माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 41, विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार किस आय स्तर से कम या समान देश को निम्न आय वाला देश माना जाएगा बताइए। ऑप्शन ए $1820 प्रति वर्ष, ऑप्शन बी $885 प्रति वर्ष, ऑप्शन सी $995 प्रति वर्ष, या ऑप्शन डी $12,056 प्रति वर्ष डॉलर। तो बताइए कौन सी इनकम वाले को निम्न आय वाला देश माना जाएगा विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार। तो उत्तर है इसका $995 प्रति वर्ष जहां इनकम होगी प्रति व्यक्ति आय, उस देश को निम्न आय वाला देश माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देश की इनकम नहीं है, ध्यान रखना, ये हम प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं। $995 किसी देश की आय नहीं होती है, ये प्रति व्यक्ति आय है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 42, विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत किस प्रकार का देश है बताइए। समृद्ध देश है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मध्यम आय वाला देश है, ऑप्शन सी गरीब देश है, या ऑप्शन डी निम्न आय वाला देश है। तो बताइए भारत कौन सा देश है इनमें से। उत्तर है मध्यम आय वाला देश। विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत को मध्यम आय वाला देश घोषित किया गया है। फिर है प्रश्न 43, यदि किसी देश के नागरिकों की 5 माह की मासिक आय क्रमशः 9500, 10,500, 9,800, 10,000 रुपए और 10,200 हो तो इस देश की औसत आय ज्ञात कीजिए। आप जल्दी से औसत आय ज्ञात करना चालू कर दीजिए, मैं आपको वक्त दूंगा थोड़ा सा। ऑप्शन ए 1,000, ऑप्शन बी 20,000, ऑप्शन सी 10,000 और ऑप्शन डी 50,000। बताइए औसत आय कितनी होगी। अभी अभी हमने औसत आय का सूत्र देखा था, जल्दी से फाइंड आउट कीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं आपको कुछ सेकंड दे रहा हूं, आप जल्दी से टोटल कीजिए इसका, अदरवाइज वीडियो दोबारा देखें तब इसका उत्तर देना। मैं उत्तर दे देता हूं अभी। उत्तर है इसका 10,000 रुपए औसत आय होगी। ठीक है, कितनी होगी इन सबकी 10,000 औसत आय या प्रति व्यक्ति आय होगी। कैसे, तो देखिए औसत आय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सबकी आय को जोड़ देंगे और जितने लोग हैं उसका भाग दे देंगे। तो 9500 प्लस 10,500 प्लस 9800 प्लस 10,000 प्लस 10,200 में 5 का भाग दिया। क्यों दिया 5 का भाग, क्योंकि नागरिक कितने हैं 5, इसलिए 5 का भाग दिया। तो 50,000 बटा 5 किए तो आंसर कितना आ गया 10,000। तो इस तरीके से ये 10,000 औसत आय निकल कर आई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 44, यदि किसी देश के नागरिकों की 5 माह की मासिक आय क्रमशः 500 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए और 48,000 रुपए हो तो इस देश की औसत आय ज्ञात कीजिए। जल्दी से ज्ञात करो कितनी है औसत आय। ऑप्शन ए 50,000, ऑप्शन बी 500 रुपए, ऑप्शन सी 48,000 और ऑप्शन डी 10,000। जल्दी से हल करो इसको फटाफट, कितना उत्तर है इसका बताइए मुझे। तो इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूं, इसका उत्तर है 10,000। इस देश की प्रति व्यक्ति आय या औसत आय कितनी है 10,000। कैसे है, औसत आय का हम फॉर्मूला लगाएंगे। सभी नागरिकों की आय हमने यहां लिख दी है 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 48,000 और उसमें हमने नागरिकों की संख्या का भाग दे दिया है बटा 5, तो हमारे पास 10,000 आ गया। कहने का मतलब राष्ट्रीय आय अपन कुल जनसंख्या होता है ना, तो यहाँ राष्ट्रीय आय में हमने जो राष्ट्रीय आय अपन कुल जनसंख्या, तो राष्ट्र में 5 लोग थे उनकी आय को जोड़ दिया और कुल जनसंख्या 5 है तो उसका भाग लगा दिया, तो औसत आय हमारे पास 10,000 आ गई। इस कारण से उत्तर 10,000 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 45, यदि किसी ए देश के नागरिकों की
5 माह की मासिक आय क्रमशः 500 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए और 48,000 रुपए हो एवं बी देश की 9500 रुपए, 10,500 रुपए, 9800 रुपए, 10,000 रुपए और 10,200 रुपए हो तो कौन से देश के नागरिकों का जीवन स्तर अधिक अच्छा है? सोचें आप, इन दोनों में से ज्यादा समृद्ध देश कौन सा है? ऑप्शन ए बी देश, ऑप्शन बी ए देश, ऑप्शन सी दोनों देश या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बताइए ए देश और बी देश में से कौन सा अच्छा है या दोनों ही अच्छे हैं? बताइए कौन सा देश अच्छा है जिसके नागरिकों का जीवन स्तर बहुत ज्यादा अच्छा है? सोच लिया उत्तर? ठीक है, मैं उत्तर दे देता हूं, आपने इतनी देर में सोच लिया होगा। उत्तर है बी देश। बी देश, ए देश और बी देश में से किसके नागरिकों का जीवन ज्यादा अच्छा है? बी देश का। क्यों है अच्छा, इसका भी उत्तर देख लीजिए। ए देश की औसत आय हमने निकाली 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 48,000 बटा 5 करके निकाली तो 10,000 आई। ऐसे ही बी देश की औसत आय निकाली तो वो भी कितनी आई? 10,000। लेकिन अंतर किस चीज का है फिर? अंतर इस चीज का है बी देश के नागरिकों का जीवन स्तर ज्यादा अच्छा है क्योंकि इस देश में आर्थिक समानता है। आर्थिक समानता मतलब कि बी देश में सबकी आय लगभग 10,000 के आसपास है। आप देखिए ये 5 लोग हैं, इन सब की आय कितनी है? लगभग 10,000 के आसपास। जबकि ए देश में एक की 48,000 है आय और एक की और बाकी की 500 की, यानी कि यहाँ एक तो बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति है और बाकी सब लोग क्या है? गरीब। तो यहाँ आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा है, इसलिए ए देश अच्छा नहीं है। बी देश में आर्थिक असमानता नहीं है, यहाँ आर्थिक समानता है, इसलिए हम नागरिकों का जीवन किसका अच्छा बताएंगे? बी देश का। तो ये कारण है कि बी देश ज्यादा अच्छा माना जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 46, इस देश की स्थिति कैसी है? आप ये चित्र देखिए, आपके एनसीईआरटी में है ये चित्र। बताइए इस देश की स्थिति कैसी है? ऑप्शन ए केवल अमीर विहीन है, ऑप्शन बी केवल गरीब विहीन, ऑप्शन सी गरीब विहीन और अमीर विहीन, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो उत्तर है सी, गरीब विहीन और अमीर विहीन। अर्थात इस देश में ना तो कोई गरीब है ना कोई अमीर है, अर्थात सभी लोग क्या है? समान। क्यों है? क्योंकि 4 कुर्सी पे 5 लोग एक साथ मिलजुल कर बैठे हैं और 4 कुर्सियां पैसे का प्रतीक है और ये जनसंख्या है जो समान रूप से उस कुर्सी पर बैठी है, उस पैसे का उपयोग कर रही है। तो इसलिए ये देश गरीब विहीन भी है और अमीर विहीन भी है क्योंकि यहाँ सभी लोग बराबर है। अब है प्रश्न 47, इस देश की स्थिति कैसी है? बताइए, ये चित्र देख लीजिए आप अच्छी तरह। ऑप्शन ए केवल अमीर लोगों का देश है, ऑप्शन बी गरीब और अमीर लोगों का देश है, ऑप्शन सी केवल गरीब लोगों का देश है या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही है? तो बच्चों इसका उत्तर है बी, गरीब और अमीर लोगों का देश। एक तरफ 4 कुर्सी पर ये एक व्यक्ति बैठा है जो कि अमीर होने का प्रतीक है, दूसरी तरफ इस 2 कुर्सी पर ये 4 लोग बैठे हैं जो कि गरीब होने के प्रतीक है। तो इस देश में अमीर लोग भी हैं बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा गरीबी भी है, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब है प्रश्न 48, नीचे दिए गए राज्यों में से शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक किस राज्य में? सोचिए सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर कहाँ है? ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो कहाँ है सबसे ज्यादा मृत्यु दर? उत्तर है बिहार में। सबसे ज्यादा शिशुओं की मृत्यु बिहार में होती है। ध्यान देना, मैंने आज ये आंकड़े बताए हैं, हो सकता है भविष्य में ये चेंज हो जाए, तो आप उसके अनुसार प्रश्न करें। प्रश्न 49, नीचे दिए गए राज्यों में से साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में? बताइए कौन से राज्य में सबसे ज्यादा साक्षरता है? हरियाणा में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी बिहार में और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो कौन से राज्य में सबसे ज्यादा पढ़ाई है, साक्षरता सबसे ज्यादा कहाँ है, शिक्षा कहाँ है सबसे ज्यादा? बताइए। तो बच्चों उत्तर है केरल में। सबसे ज्यादा शिक्षा या साक्षरता केरल में। ठीक है, अब है हमारा प्रश्न 50, नीचे दिए गए राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम किस राज्य में है? सबसे ज्यादा कम कहाँ है साक्षरता दर?
ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी राजस्थान। सबसे कम साक्षरता कहाँ है, कौन सा राज्य है सबसे पिछड़ा हुआ साक्षरता के मामले में? तो इसका उत्तर है बिहार। सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है। अब है प्रश्न 51, नीचे दिए गए राज्यों में से निवल उपस्थिति अनुपात सबसे कम किस राज्य में? बताइए, सबसे कम निवल उपस्थिति अनुपात कौन से राज्य में है? ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी बिहार में और ऑप्शन डी पंजाब में। कौन से राज्य में है निवल उपस्थिति अनुपात सबसे कम? तो उसका उत्तर है बिहार। बिहार में सबसे कम निवल उपस्थिति अनुपात है बच्चों की उपस्थिति के संबंध में। ठीक है। अब है प्रश्न 52, नीचे दिए गए राज्यों में से निवल उपस्थिति अनुपात सबसे अधिक किस राज्य में? ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी बिहार में और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। बताइए सबसे ज्यादा निवल उपस्थिति अनुपात कहाँ है, बच्चों की उपस्थिति का अनुपात सबसे ज्यादा कहाँ है? तो इसका उत्तर है केरल। केरल में सबसे ज्यादा निवल उपस्थिति अनुपात पाया जाता है। प्रश्न 53, नीचे दिए गए राज्यों में से प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक किस राज्य में? बताओ किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी राजस्थान। इन चारों राज्यों में से सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय कौन से राज्य की है? सोचो आप ही। तो उत्तर है बच्चों हरियाणा। हरियाणा की इन चारों राज्यों में से सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय हरियाणा की है। ठीक। अब है प्रश्न 54, नीचे दिए गए राज्यों में से प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य की? सबसे कम पूछा इस बार, ध्यान रखना, प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी पंजाब। इन चारों राज्यों में से सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है? तो इसका उत्तर है बिहार। बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है, तो ये सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। प्रश्न 55, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की दर को क्या कहते हैं? 1000 जन्मे बच्चे, 1 वर्ष में 1000 बच्चे जन्मे, लेकिन वो 1 साल की आयु पूरी नहीं कर पाए बल्कि उससे पहले ही मर गए, तो उसकी रेट को क्या कहेंगे? उत्तर है, ऑप्शन है ए युवा मृत्यु दर, ऑप्शन बी वयस्क मृत्यु दर, ऑप्शन सी मृत्यु दर या ऑप्शन डी शिशु मृत्यु दर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? उत्तर है इसका शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर क्या बताती है कि 1000 बच्चों ने जन्म लिया मान लीजिए किसी साल, और उन 1000 बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे थे जो 1 वर्ष होने से पहले ही मर गए, उसकी दर को ही हम क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर। प्रश्न 56, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात क्या कहलाता है? ऑप्शन ए शिक्षित दर, ऑप्शन बी शिक्षित अनुपात, ऑप्शन सी साक्षरता दर और ऑप्शन डी प्रौढ़ शिक्षित अनुपात। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? उत्तर है साक्षरता दर। साक्षरता दर का मतलब क्या होता है? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को ही साक्षरता दर कहते हैं। ठीक है। अब है प्रश्न 57, 14 अथवा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए निवल उपस्थिति अनुपात, ऑप्शन बी सकल उपस्थिति अनुपात, ऑप्शन सी उपस्थिति अनुपात, ऑप्शन डी साक्षरता अनुपात। तो सोचिए इसमें से सही उत्तर कौन सा है? तो उत्तर है निवल उपस्थिति अनुपात। निवल उपस्थिति अनुपात क्या होता है बच्चों? 14 वर्ष या 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चे, जो भी बच्चे 14 या 15 वर्ष की आयु के हो चुके हैं, उन बच्चों में से कितने बच्चों का प्रतिशत है कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। यानी कि कहने का मतलब 14 से 15 साल के कितने बच्चे हैं और उन बच्चों में से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं,
उसके प्रतिशत को ही हम क्या कहते हैं, निवल उपस्थिति अनुपात। ठीक है। अब है प्रश्न 58, NSSO की फुल फॉर्म बताइए। तो पहला है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, बी, राष्ट्रीय राज्य सर्वेक्षण संगठन, सी, राष्ट्रीय नमूना राज्य संगठन, या ऑप्शन डी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। तो इसका उत्तर है बच्चों राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। एनएसएसओ की फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, जिसे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन भी कहते हैं। इसे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। अब है प्रश्न 59, 59, क्या जेब में रखे रुपए से वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकते हैं जिनसे आपको बेहतर जीवन मिल सके? ऑप्शन ए, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी, हाँ, ऑप्शन सी, आवश्यक नहीं, और ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई। तो इसका उत्तर है बच्चों आवश्यक नहीं। जरूरी नहीं कि आपके पास पैसा हो तो आप वो सारी वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकें जिनसे आपको बेहतर जीवन मिल सके, क्योंकि अभी आपने देखा होगा दिल्ली में लोगों के पास करोड़ों रुपए है, लेकिन वहां वायु प्रदूषण इतना हो चुका है जिसको कंट्रोल होना संभव नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए आप हर चीज नहीं खरीद सकते हैं पैसे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 60, भौतिक वस्तुएं क्या होती हैं? ऑप्शन ए, जिन्हें केवल देखा जा सके, ऑप्शन बी, जिन्हें केवल छुआ जा सके, ऑप्शन सी, जिन्हें देखा और छुआ जा सके, और ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है बच्चों ऑप्शन सी, ऐसी वस्तुएं जिन्हें देखा और छुआ जा सके उन्हें हम भौतिक वस्तुएं कहते हैं। ठीक। अब है प्रश्न 61, साविप्र की फुल फॉर्म बताइए। ऑप्शन ए, सेना वितरण प्रणाली, ऑप्शन बी, सार्वजनिक वितरण प्रशासन, ऑप्शन सी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और ऑप्शन डी, सार्वजनिक विकास प्रणाली। तो बताइए इन चारों में से कौन सी है इसकी फुल फॉर्म? तो बच्चों इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। साविप्र मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब है प्रश्न 62, पीडीएस की फुल फॉर्म बताइए। ऑप्शन ए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑप्शन बी, पुलिस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑप्शन सी, पब्लिक डिपार्टमेंट सिस्टम, और ऑप्शन डी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कूल। तो कौन सा है इसमें से उत्तर सही? उत्तर है ए, पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। प्रश्न 63, बीएमआई की फुल फॉर्म बताइए। ऑप्शन ए, बायोलॉजी मास इंडेक्स, ऑप्शन बी, बॉडी मास इंडेक्स, ऑप्शन सी, बॉडी मैन इंडेक्स, और ऑप्शन डी, बॉडी मास इनकम। तो बताइए इन चारों में से कौन सी है बीएमआई की फुल फॉर्म? उत्तर है बच्चों बी, बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं बीएमआई को। प्रश्न 64, बीएमआई की हिंदी में फुल फॉर्म बताइए। ऑप्शन ए, शरीर द्रव्यमान बीमारी, ऑप्शन बी, जीव विज्ञान द्रव्यमान सूचकांक, ऑप्शन सी, शरीर द्रव्य सूचकांक, और ऑप्शन डी, शरीर द्रव्यमान सूचकांक। तो इसका उत्तर है सही ऑप्शन डी, बीएमआई को हिंदी में शरीर द्रव्यमान सूचकांक के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 65, बीएमआई का सूत्र बताइए, कैसे मापते हैं बीएमआई को? ऑप्शन ए, बीएमआई बराबर वजन किलोग्राम में बटा ऊंचाई का स्क्वायर मीटर में, ऑप्शन बी, बीएमआई बराबर वजन किलोग्राम में बटा ऊंचाई इंटू ऊंचाई मीटर में, ऑप्शन सी, बीएमआई बराबर वजन किलोग्राम में लंबाई का स्क्वायर मीटर में, और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो कौन सा है इसमें से सही सूत्र बीएमआई का? सोचिए जल्दी से। आपने सही सोचा है, इसका उत्तर है उपयुक्त सभी, क्योंकि ऊंचाई के स्क्वायर को ही मैंने यहां ऊंचाई इंटू ऊंचाई लिख दिया, और ऊंचाई को ही लंबाई कहते हैं, इसलिए ऊंचाई की जगह मैंने यहां लंबाई लिख दिया, स्क्वायर कर दिया, कंफ्यूज करने के लिए आपको
तो ये तीनों सूत्र एक ही है। अब है प्रश्न 66। अगर आपका वजन 65 किलोग्राम है और लंबाई 5.2 फीट हो, यानी कि 5.2 इंटू 0.3048, ध्यान रखें फीट को मीटर में बदलने के लिए हमने इसको 0.3048 से गुणा किया है। 5.2 फीट को हम मीटर में बदल रहे हैं, उसके लिए हमने क्या किया, इसे 0.3048 से गुणा किया है, तो हमारी लंबाई कितनी निकल के आ गई है, 1.58496 मीटर। तो बताइए आपका BMI क्या होगा। तो ऑप्शन ए 5.2, ऑप्शन बी 26.87, ऑप्शन सी 25.87 और ऑप्शन डी 41.01। जल्दी से BMI का सूत्र लगाइए और इस सॉल्यूशन कीजिए इसको, प्रश्न को, कि कितना है आपका BMI। उत्तर है बच्चों ऑप्शन सी 25.87, 25.87 करेक्ट आंसर है इसका। अब है प्रश्न 67। मानव विकास रिपोर्ट में किसे शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए लोगों का शैक्षिक स्तर, ऑप्शन बी लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो मानव विकास रिपोर्ट में किसे शामिल किया जाता है, किसके आधार पर मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो उत्तर है उपयुक्त सभी। इन तीनों ही सूचकों को शामिल करके मानव विकास रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। प्रश्न 68। मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार निम्न में से कौन सा देश सबसे पीछे है, बताइए। मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी पाकिस्तान। सबसे पीछे कौन सा है देश, बताइए मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार। तो इसका उत्तर है पाकिस्तान। सबसे पिछड़ा हुआ देश है पाकिस्तान इन चारों देशों में से। अब है प्रश्न 69। HDI की फुल फॉर्म बताइए। ऑप्शन ए हिंदुस्तान डेवलपमेंट इंडेक्स, ऑप्शन बी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ऑप्शन सी ह्यूमन डिजीज इंडेक्स और ऑप्शन डी नन। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, इसका उत्तर सही है बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब है प्रश्न 70। हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। यह कथन किसकी ओर संकेत करता है। ये आपके NCERT की लाइन है, बताइए ये कथन किसकी ओर संकेत करता है। नंबर ए धारणीय विकास की ओर, नंबर बी समृद्धि की ओर, नंबर सी गरीबी की ओर और नंबर डी आर्थिक वृद्धि की ओर। जल्दी से सोचिए ये कथन किसकी ओर संकेत कर रहा है, बताइए। तो बच्चों उत्तर है ए धारणीय विकास की ओर ये इंगित कर रहा है। ये कथन ये बता रहा है कि धारणीय विकास के संबंध में ये अपनी बात को रखना चाह रहा है। ठीक है। प्रश्न 71। क्या आपको लगता है कि भारत में भूमिगत जल का अत्यधिक दुरुपयोग हो रहा है। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन ए बी बिल्कुल नहीं, ऑप्शन सी हाँ और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या लगता है कि आपको कि हम पानी का ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं भूमिगत जल का। तो आपका उत्तर सही है बच्चों, हाँ हम भूमिगत जल का बहुत ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। इसी वजह से ज्यादातर जो जगह हैं, एरियाज हैं, वो डार्क जोन में आ चुके हैं। प्रश्न 72। भूमिगत जल किस प्रकार का साधन माना जाता है। ऑप्शन ए गैर नवीनीकरण, ऑप्शन बी नवीनीकरण संसाधन, ऑप्शन सी दोनों संसाधन और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भूमिगत जल किस प्रकार का साधन माना जाता है। तो इसका उत्तर है नवीनीकरण संसाधन। भूमिगत जल को नवीनीकरण संसाधन का अंश माना जाता है। प्रश्न 73। वे संसाधन जिनकी पूर्ति प्रकृति पुनः कर देती है उसे हम क्या कहेंगे, बताओ। जो वापस प्रकृति हमें दे दे जो संसाधन, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए नवीनीकरण संसाधन, ऑप्शन बी गैर नवीनीकरण संसाधन, ऑप्शन सी दोनों संसाधन या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों नवीनीकरण संसाधन। नवीनीकरण संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जिनकी पूर्ति या जिनकी सप्लाई प्रकृति वापस कर देती है, उसे हम नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। ठीक। अब है प्रश्न 74।
वे संसाधन जिनकी पूर्ति प्रकृति पुनः नहीं करती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नवीनीकरण संसाधन, ऑप्शन बी गैर नवीनीकरण संसाधन, ऑप्शन सी दोनों संसाधन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है गैर नवीनीकरण संसाधन। ऐसे समस्त संसाधन जिनकी पूर्ति या सप्लाई वापस प्रकृति नहीं कर पाती है उसे हम गैर नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। अब है प्रश्न 75, कच्चा तेल किस प्रकार का साधन माना जाएगा? ऑप्शन ए नवीनीकरण संसाधन, ऑप्शन बी गैर नवीनीकरण संसाधन, ऑप्शन सी दोनों संसाधन और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कच्चे तेल को हम क्या मानेंगे? उत्तर है गैर नवीनीकरण संसाधन। क्यों? कच्चा तेल एक बार खत्म हो गया पृथ्वी पर से तो वापस नहीं मिल पाएगा हमें, इसलिए हम इसे गैर नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। अब है प्रश्न 76, ऐसा विकास जो कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करे उसे क्या कहते हैं? अर्थात बताइए वो कौन सा विकास है जिनसे हम वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर लें और भावी जो पीढ़ी आने वाली है, भविष्य की जो पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधन बचे रहें। ऐसे विकास को हम क्या कहेंगे? नंबर ए धारणीय विकास, नंबर बी सतत विकास, या नंबर सी आर्थिक विकास, या नंबर डी ए और बी दोनों। तो इसका उत्तर है बच्चों ए और बी दोनों। धारणीय विकास या सतत विकास दोनों कहेंगे हम इसे। ये दोनों का ही मतलब ये है कि इस प्रकार का विकास हो कि वर्तमान में जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाए और भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी हम प्राकृतिक संसाधन छोड़ दें, उसे ये हम धारणीय विकास या सतत विकास कहते हैं। अब है प्रश्न 77, माना एक देश में 4 परिवार हैं, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपए है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000 रुपए, 7,000 रुपए और 3,000 रुपए है तो बताइए चौथे परिवार की आय कितनी होगी? सोचिए आप जल्दी से इसकी कैलकुलेशन कीजिए। ऑप्शन ए 7,500, ऑप्शन बी 3,000, ऑप्शन सी 2,000 और ऑप्शन डी 6,000। तुक्का नहीं लगाना, कैलकुलेशन कीजिए और उसके बाद उत्तर दीजिए। मैं आपको थोड़ा सा वक्त दे देता हूं, वरना आप वीडियो को जब दोबारा देखें तब इस क्वेश्चन को आप अपने मन से कीजिएगा। ठीक है, पॉज करके भी आप काम कर सकते हैं। वीडियो को आप पॉज कर दे थोड़ी देर के लिए और फिर उसका उत्तर सोचें और फिर वीडियो को वापस से प्ले कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उत्तर है इसका 6,000 रुपए प्रति व्यक्ति। ये चौथे परिवार की आय कितनी होगी? 6,000 रुपए। ठीक है, अब कैसे होगी वो भी देख लीजिए। 4 परिवार, कितने? 4 परिवारों की कुल आय कितनी होगी? चारों परिवारों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 5,000 है। तो हम 4 गुणा 5,000 करेंगे तो इन चारों परिवारों की कुल आय कितनी आ गई? 20,000 रुपए। प्रति व्यक्ति आय को जब लोगों की संख्या से गुणा करते हैं तो कुल आय आती है। तो 4 परिवारों की कुल आय कितनी आ गई? 20,000 रुपए। 3 परिवारों की कुल आय कितनी है? इन तीनों को जोड़ लो, 4,000, 7,000 और 3,000। तो 4 + 7 + 3,000 बराबर 14,000 रुपए। ठीक है, तो 4 परिवारों की आय तो 20,000 हो गई और 3 परिवारों की आय 14,000 रुपए हो गई। इसलिए चौथे परिवार की आय बराबर 4 परिवार की आय में से माइनस कर दो 3 परिवारों की कुल आय को, तो 20,000 - 14,000 बराबर 6,000 रुपए उत्तर आ गए। तो इस तरीके से ये 6,000 रुपए उत्तर आते हैं। ठीक है, अब है प्रश्न 78, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है? ध्यान रखना, विश्व बैंक के द्वारा विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए कौन से मापदंड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी मानव विकास सूचकांक, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय का, या ऑप्शन डी सकल घरेलू उत्पाद का। तो सोचो बच्चों जल्दी से, क्या है उत्तर? इसका उत्तर है बच्चों प्रति व्यक्ति आय। विश्व बैंक तुलना के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करता है। ठीक, अब है प्रश्न 79, विकास मापने का यूएनडीपी मापदंड कौन सा है? कौन सा मापदंड है जो यूएनडीपी अपनाता है विकास मापने के लिए? ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी मानव विकास सूचकांक, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय, या ऑप्शन डी सकल घरेलू उत्पाद। इन चारों में से कौन सा मापदंड है जो यूएनडीपी यूज करता है विकास के लिए?
तो उत्तर है इसका मानव विकास सूचकांक, करेक्ट उत्तर। प्रश्न 80, इनमें से शरीर का पोषण स्तर ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? शरीर का पोषण स्तर जानना हो तो किसका प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन ए बीएमआई का, ऑप्शन बी एचडीआई का, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय का, या ऑप्शन डी मृत्यु दर का। किसके द्वारा हम शरीर का पोषण स्तर प्राप्त कर सकते हैं? तो उत्तर है बीएमआई के द्वारा हम शरीर का पोषण स्तर ज्ञात कर सकते हैं। अब है प्रश्न 81, यदि किसी एक व्यक्ति के पास यातायात साधन के रूप में साइकिल है तो यातायात साधन के रूप में उसका विकास का अगला लक्ष्य क्या होगा बताइए। मान लीजिए आपके पास साइकिल है तो आपका यातायात साधन के रूप में आपका विकास का अगला लक्ष्य क्या होगा? ऑप्शन ए मोटरसाइकिल, ऑप्शन बी साधारण कार, ऑप्शन सी महंगी कार, या ऑप्शन डी हेलीकॉप्टर। जाहिर बात है इसका उत्तर क्या होगा? मोटरसाइकिल। अगर मेरे पास आज साइकिल है तो फिर मैं क्या चाहता हूं कि भगवान मुझे मोटरसाइकिल दे दो जल्दी से, यही तो हम चाहते हैं, है ना? तो इसका उत्तर मोटरसाइकिल। प्रश्न 82, मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में जन्म के समय संभावित आयु क्या थी? तो देखिए ऑप्शन ए 75.5 वर्ष, ऑप्शन बी 68.8 वर्ष, ऑप्शन सी 66.7 वर्ष और ऑप्शन डी 72.8 वर्ष। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है बी 68.8 वर्ष को मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत की संभावित आयु या प्रत्याशा आयु माना गया है। यही हमारी प्रत्याशा आयु है। अब है प्रश्न 83, एनएसएसओ की फुल फॉर्म बताइए। ऑप्शन ए नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी नेशनल स्टेट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी नेशनल सैंपल स्टेट ऑर्गेनाइजेशन और ऑप्शन डी नेशनल सीरियस सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सोचिए जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर, ये लास्ट प्रश्न है। इस लास्ट प्रश्न के बारे में सोचिए क्या उत्तर होगा। तो बच्चों इसका उत्तर है ऑप्शन ए नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। एनएसएसओ की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि मेरे चैनल पर अर्थशास्त्र के भी सारे वीडियो हैं आपकी क्लास के, कक्षा 10 के, और जो सिविक्स है, लोकतांत्रिक राजनीति हमारी, जिसे आप पॉलिटिकल साइंस के नाम से जानते हैं, उसके भी सभी चैप्टर्स के वीडियो बना रखे। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और अपनी हेल्प ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये नया प्रोजेक्ट मेरा अच्छा लगा होगा। आज इस प्रोजेक्ट का पहला दिन था, पहला वीडियो था। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।